सो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज लाइफ। तो जी, हमने प्रीवियस व्लॉग में अपने डिस्कस किया था। मैं अपनी आपको लाइफ जर्नी बता रही थी, अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया मैंने आपको, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बताया मैंने कि कैसे मैं अपना ध्यान नहीं रख पा रही थी, क्योंकि 20 ईयर्स की एज में मेरी शादी हो गई थी। तो मैं अपना बिल्कुल भी टेक केयर नहीं कर पा रही थी। मैं अपने इन लॉज फैमिली को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे उसके लिए टाइम चाहिए था। और इन लॉज फैमिली भी मुझे नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट चाइल्ड थी। मैं इतना घुलती मिलती नहीं थी किसी से भी। तो उन लोगों को भी मुझे समझने में बहुत टाइम लग रहा था। तो मैं क्या करती थी, मैं कुछ खाती पीती नहीं थी, अपने रूम में रोते रहना, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ये रियलाइजेशन नहीं था कि इन सब चीज़ों का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो मैं, मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड झेलेंगे। तो जी, मैं ऐसे ही मैंने अपने 8 मंथ निकाले। 8 मंथ में क्या हुआ कि मेरे बेबी की जो मूवमेंट थी वो होनी, मूवमेंट बंद, मुझे फील नहीं हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो मुझे तुरंत एडमिट किया गया। तो जी, 2-3 दिन डॉक्टर्स ने देखा कि मूवमेंट हो जाए, बहुत ट्राई किया, बहुत अल्ट्रासाउंड हुए, बट बेबी मूव नहीं कर रहा था फॉर सम रीजंस। तो उन्हें इमरजेंसी में मेरी डिलीवरी करानी पड़ी। डिलीवरी मेरी नॉर्मल हुई थी, लेकिन प्री मेच्योर डिलीवरी थी। तो मेरे बेबी को 15 दिन के लिए एनआईसीयू में रहना पड़ा। तो मैंने आपको बताया था कि इस दौरान भी मुझे एक डॉक्टर के द्वारा बहुत हरेसमेंट फेस करनी पड़ी, जिसके बारे में मैं आपको इस व्लॉग में अब बताऊंगी। तो क्या था कि मुझे मेरे मेरे बेटे का वेट बहुत बहुत कम था। मैंने आपको बताया था कि 1 किलो 600 ग्राम का, 1 केजी 600 ग्राम्स का मेरा बेटा था। और बेबी जब होता है तो उसके थोड़ी स्वेलिंग होती है, तो उसने रिड्यूस करके जब वेट रिड्यूस किया तो वो जस्ट 1 केजी का मेरा बेबी रह गया था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि जब तक आपका बेबी थोड़ा वेट गेन करना चालू नहीं करता है, हम अभी छुट्टी आपको नहीं दे सकते। तो 15 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ऑल्दो एनआईसीयू से मेरे बेबी को छुट्टी मिल गई थी, वो मेरे पास ही रहता था। मैं उसे फीड कराती थी, सब कराती थी, रहता वो मेरे पास ही था। लेकिन हॉस्पिटल में ही हम दोनों एडमिट थे। इवन हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी। सो मुझे क्या होता था, मुझे एक टाइम पे मुझे सुबह शाम, मॉर्निंग और इवनिंग में रोज अपने बेटे का वेट कराने के लिए नर्सरी में जाना पड़ता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही नर्सरी में गई, और अब मुझे एग्जैक्टली उस डॉक्टर का नाम या कुछ भी याद भी नहीं है। तो मतलब उसने मुझे बहुत ही एब्यूसिव काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज करते हुए कहा कि जाके रूम में बैठ जा, मैं तुझे आज सिखाता हूँ कि बेबी को फीड कैसे कराते हैं। सो आई वॉज लाइक कि एक मदर अगर अपने बच्चे को पैदा कर सकती है, इतना दर्द झेल के, सब कुछ करके, 9 महीने अपने पेट में रख के पैदा कर सकती है, तो उसको फीड कराने के लिए किसी से सीखने की जरूरत तो डेफिनेटली नहीं है। और जिस तरीके से उसने मुझे टच किया जस्ट टू मेक मी लर्न कि अपने बेबी को कैसे फीड कराना है, इट वॉज वेरी इनएप्रोप्रिएट। हम गर्ल्स को या हम लेडीज को ये रियलाइज हो जाता है कि क्या, कौन सा, कैसा टच है, गुड टच है या बैड टच है। मुझे वो टच बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मुझे उस डॉक्टर ने रियली धमकी दी कि तुझे तो मैं हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं दूंगा, तुझे तो मैं यहीं रखूंगा। एंड आई वॉज लाइक, रियली? एज अ डॉक्टर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पेशेंट फील कंफर्टेबल, राइट? ना कि आप एक पेशेंट जो अभी अभी मदर बनी है, ठीक है, जिसका बेबी इतना वीक है, जो ऑलरेडी इतना डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है, ठीक है, ऑलरेडी मेरा वेट इतना रिड्यूस हो गया था। आई वॉज जस्ट 64 kg मेरा वेट। मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी में गेन नहीं किया था, मैंने वेट रिड्यूस किया था। तो एक तो मेरे साथ ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है, ऐसे में एक डॉक्टर को सपोर्टिव होने की बजाय डॉक्टर ने मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर किया कि मेरे को सोचना पड़ा। एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, उन्हें लगता है कि सारे जितने भी लोग हैं वो इलिटरेट हैं, जो भी वो कहेंगे वो मान जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। आप अगर कोई इलिटरेट भी है तो आप उसकी उस चीज का फायदा नहीं उठा सकते हो।
एज अ डॉक्टर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट योर पेशेंट, ना कि उसका फायदा उठाओ आप इस सिचुएशन का। तो जी जब उसने मुझे इस तरीके से बोला और इस तरीके से उसने मुझे गंदे तरीके से, बहुत गंदे तरीके से टच किया, तो उस टाइम तो क्योंकि मेरा बेबी मेरे पास था, मुझे डर था कि मेरे बेबी को कुछ ना हो जाए या मेरे बेबी को मुझसे ना छीन ले, तो मैं उस टाइम तो कुछ नहीं बोली। लेकिन वापस आके अपने रूम में मैं बहुत रोई। सबने मुझसे पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एंड में जब मेरे हस्बैंड आए तो उनसे मैंने ये सब डिस्कस किया। एंड देन उन्होंने फिर जो नेसेसरी स्टेप्स थे लिए, उस डॉक्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई। बट यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई मरीज आ रहा है तो वो तो पहले ही बीमार है, पहले ही इतनी चीजों से गुजर रहा है, उसके ऊपर आप एक डॉक्टर होके उसकी उसकी किसी भी चीज का फायदा उठा रहे हो। इट इज अ वेरी शेमफुल एक्ट। सो लेडीज, मैं आपको ये कहूंगी कि आपको हर जगह, आज की डेट में हर जगह यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी स्मार्ट। मैं चुप रह गई जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे बच्चे की वजह से, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। और एक माँ के लिए बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपके बच्चे से बढ़ के नहीं हो सकती है। तो मैंने अपने बच्चे के लिए उस समय जो मुझे जरूरी लगा मैंने किया। मैंने बाद में जो भी जरूरत मुझे लगा कि मुझे अपने हस्बैंड को बोलना चाहिए, तो मैंने बाद में हस्बैंड को बोला। बाद में उस डॉक्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट भी हुई, ऑल ओके। बट मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि भाई मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। आप देख रहे हो, चाइल्डहुड मेरा ऐसा डिस्टर्ब, उसके बाद शादी हो जाती है, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, उसके बाद प्रेगनेंसी में मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स, उसके बाद हॉस्पिटल जा रही हूँ तो वहाँ भी मेरे साथ प्रॉब्लम्स। तो नहीं हो रही थी चीज़ें, सेटल डाउन नहीं हो रही थी। तो जी 15 दिनों बाद मुझे छुट्टी मिली फाइनली। हॉस्पिटल से मैं घर आती हूँ, मेरा बेटा बहुत वीक था, बहुत ज़्यादा वीक था। तो जी क्योंकि नवंबर में मेरा बेटा हुआ था, 16 नवंबर 2008, तो बहुत सर्दियाँ थी, बहुत सर्दी, ठीक है। तो क्योंकि उसकी पहली सर्दियाँ थी, ऊपर से वो इतना वीक था, उसको वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसको इतनी खांसी लग गई, इतनी मतलब कफ, इतना ज्यादा कफ, इतना ज्यादा कफ, ऐसे खांसता था वो जैसे कोई बूढ़ा इंसान का खांसता है। हमने कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ से उसकी दवाई ना करी हो, बट उसे कहीं किसी की दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एट दी एंड चांदनी चौक में मुझे याद है उस टाइम पे कोई पुड़िया मिलती थी जो स्पेशली बच्चों के लिए ही होती थी। वो पुड़िया उसको हमने दी, उससे उसे फर्क पड़ा, फाइनली उसे फर्क पड़ा और वो थोड़ा ठीक हुआ। तो जी चैलेंजेस यहाँ खत्म नहीं हो जाते हैं, यहाँ से हमारे चैलेंजेस अभी शुरू होते हैं। क्योंकि प्री मेच्योर बेबी था, वैसे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी, अपने माइलस्टोन्स वो कवर कर रहा था। बट लेकिन वो थोड़ा सा स्लो था। आई मीन जैसे एक बच्चा जो होता है 1 साल की एज से पहले ही बच्चा चलने लग जाता है। ऑलमोस्ट 11 मंथ या 12 मंथ का बच्चा चलने लग जाता है। तो मेरा बेटे ने थोड़ा लेट किया, बट इतना भी कोई लेट नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि हमें कुछ अनकॉमन सा लगे कि कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ। तो जी चल रहा है, उसने थोड़ा चलना थोड़ा लेट शुरू किया। उसके बाद हमने उसका एडमिशन करा दिया एक प्ले स्कूल में ही वॉज गुड। वो मतलब अपना जो भी वो करवा रहे हैं, ही वॉज रियली गुड, पढ़ रहा है अच्छे से, पोएम्स वगैरह अच्छे से बोल रहा है, बोलने में एकदम बढ़िया था, सब चीज बढ़िया चल रही थी until it came to writing। ओके, जहां बात आई राइटिंग की, मेरा बेटा लिखता ही नहीं था। और जैसे कि हमारे उसमें बोला जाता है कि हर बात पे सबसे पहले दोष किसको दिया जाता है, माँ को, कि
मम्मी ही नहीं, आप इसको पढ़ाते नहीं, आप इसे सिखाते नहीं, मतलब सब लोगों का यही होता था कि मम्मी ध्यान, इसकी मदर ध्यान नहीं देती इसलिए नहीं करता ऐसा। मतलब उस टाइम पे भी, मेरे बेटे के टाइम पे भी, ये मैं बात कर रही हूँ 2010 या 2011 में भी ये चीजें इतनी कॉमन नहीं थी, डिसलेक्सिया वगैरह। सबको बस यही लगता था कि ध्यान दो, कर लेगा कर लेगा कर लेगा। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही। आगे की जर्नी मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बेटे को फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई, फिर हमने कैसे उससे उन चीज़ों से हम कैसे बाहर निकले, और अब मेरा क्या स्टेट ऑफ माइंड है, कैसे मेरा क्या हो रहा है। मैं आपसे सब चीज़ें डिस्कस करूंगी, लेकिन अगेन मैं आपसे यही कहूंगी कि अपना बहुत 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 ध्यान रखो, अपनी टेक केयर करो, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, सबको अपने लिए टाइम निकालना इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। अपना मी टाइम लो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। भगवान ने हमें ये लाइफ दी है दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, खुद को खुश करने के लिए। तो खुद के लिए, खुद को जो खुशी दे वो काम करो, अपनी हॉबीज पे ध्यान दो, अपने अपने आप को पैम्पर करो। लेडीज गो टू सलून्स, गो टू अपना सेल्फ पैम्पर, अपने आप को पैम्पर करना इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। फिर वो किसी भी वे में हो, फिर आपको घूमना पसंद है, प्लीज गो। आप अकेले जाना चाहते हैं, अकेले जाइए, आपको किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में हम जितना किसी पे डिपेंड होंगे, जितना हम किसी को प्लीज 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 बोलेंगे ना, उतना ही लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं। तो प्लीज क्यों बोलना किसी को, डोंट से प्लीज। वी आर सेल्फ सफिशिएंट, वी कैन। अगर औरत चांद तक पहुंच सकती है तो औरत सब कुछ कर सकती है। सो बी कॉन्फिडेंट और अपनी हैप्पीनेस पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। आप खुश तो आपके बच्चे खुश, आपका हस्बैंड खुश, आपकी फैमिली खुश। इसी बात पे आज के लिए इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपनी बाकी की जर्नी आपसे शेयर करूंगी। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में एक बहुत अच्छी रेसिपी बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए। अब मैं इस व्लॉग के बाद अब मैं वो रेसिपी की क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 जरूरत है। मुझे इंडिपेंडेंट होने की बहुत 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 जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि अगर एक इंसान भी मेरे इस वीडियो से मोटिवेट हो तो आई विल बी वेरी 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 ग्रेटफुल। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो जी, ये है वो रेसिपी जो मैंने आपको बताई थी, बेसन की रेसिपी जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी। बेसन लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, हरी मिर्च और धनिया, कोरिएंडर, अनियन एंड ग्रीन चिली। बेसिक मसाले लेंगे, नमक, धनिया, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर। ऐसे बेसिक मसाले लेके अब हम इसको पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे कि मैं कहती हूँ, मिक्स मिक्स मिक्स, गिव इट अ वेरी गुड मिक्स। एक भी लम्ब नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो मेक श्योर लेडीज़, एक भी लम्ब ना रहे। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैं अभी आपको कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी कि हमारे बेसन की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी का बेसन हमारा होना चाहिए। जब इस कंसिस्टेंसी का बेसन हो जाए तो हम एक अपना तवा गरम करेंगे, उस पर डालेंगे हम घी। गरम तवे पे घी डाल के अब हम लेंगे ब्रेड, और ब्रेड पे बेसन को बहुत अच्छे से कोट करेंगे, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से बेसन से कोट कर लेंगे। और उसके बाद इसको हम डाल देंगे गरम गरम तवे पे, और इसको हम घी से अच्छे से सेक लेंगे। पहले हम हाथ से अच्छे से बेसन को फैला देंगे, हर जगह अच्छे से बेसन फैल जाना चाहिए। सो गाइज, दिस इज़ अ वेरी नाइस रेसिपी फॉर ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट में अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, दे विल लव इट। अगर वो एग नहीं खाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है एक वेज ऑमलेट खिलाने का बच्चों को। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, केचप के साथ उनको दीजिए, बच्चों को भी ये बहुत अच्छी लगती है। और ब्रेकफास्ट में अगर आप अपने हस्बैंड के लिए या अपने
इन लॉज के लिए या अपनी मदर फादर किसी के लिए भी ये बनाएंगे तो उन्हें ये बहुत अच्छी लगेगी। आप ऐसी 2 ब्रेड ले लीजिए चाय के साथ एंड यू आर डन फॉर द ब्रेकफास्ट। ये हेल्दी रेसिपी है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा घी का भी यूज़ नहीं हुआ है और बेसन हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। बेसन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो आप बहुत अच्छे से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। प्लीज़ जब भी आप ये रेसिपी बनाएं मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आज हमने ये रेसिपी बनाई थी। इसकी क्लिप या वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो। सच मानिए ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को ये बहुत अच्छी लगती है। चाहे आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं, चाहे आप इसे इवनिंग में बनाएं, चाय के साथ खाने के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप आजकल रोज़ इवनिंग में बारिश का मौसम हो जाता है तो पकोड़ों को अवॉइड करके हम ये हेल्दी रेसिपी खा सकते हैं। पकोड़े फ्राइड होते हैं। सो ये देखिए, ये मैंने अपने बेटे के लिए यहाँ पे सर्व कर दी है। ब्रेड बहुत अच्छे से सिक चुकी है। सो आप भी बनाइए, खाइए और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।